एसएससी सीजीएल के अंदर 25 सवाल पूछे जाते हैं जीए से, जनरल स्टडीज या कहें जनरल साइंस से, और वो 25 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं पेपर को क्लियर करने के लिए। तो हम देख लेते हैं पिछले सालों के एसएससी सीजीएल के अंदर जो जीएस के सवाल पूछे गए थे उनको। जो पहला सवाल है ये 2022 के सीजीएल के अंदर पूछा गया था, और सवाल है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कितने मेंबर की बॉडी है, कितने लोग काम करते हैं कैग के अंदर। कैग के बारे में देखें तो कैग एक सिंगल मेंबर बॉडी है, सिंगल मेंबर बॉडी है, और कैग इंडिपेंडेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अकेले मतलब किसी के अंडर काम नहीं कर रही है, और संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसके बारे में आर्टिकल 148 के अंदर लिखा हुआ है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 148 के अंदर लिखा हुआ है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। कैग हेड है अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट का, भारत के ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड होता है कैग। और भारत में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या फाइनेंशियल सिस्टम है उसको कंट्रोल करने की ताकत भी इसी बंदे के पास में रहती है। आर्टिकल 148 के अंदर अपॉइंटमेंट देखें, अगर हम कैग को अपॉइंट करने की पावर है, अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है कैग को। और अगर टेन्योर देखें कितने समय के लिए कोई कैग रह सकता है, कैग ऑफिस के अंदर रह सकता है, तो वो है 6 साल या फिर 65 ईयर्स 65 साल, इन दोनों में से जो भी जल्दी हो। मान लीजिए अगर किसी को कैग 56 की उम्र में बना दिया है, 56 साल की उम्र में किसी को कैग बना दिया, तो वो ऑफिस के अंदर 62 ईयर्स तक रह सकता है, क्योंकि 6 साल कंप्लीट होगा 62 पर, 65 तक जाएंगे तो 9 साल हो जाएंगे, 62 तक हो गए 6 साल। और अगर किसी को 62 पर कैग बनाया जाता है तो वो 6 साल नहीं रहेगा, सिर्फ 65 एज तक ही रहेगा। तो दोनों में से जो जल्दी हो जाए वो माना जाएगा कैग ऑफिस के अंदर। अच्छा, तो अपॉइंटमेंट देख लिया, टेन्योर देख लिया। अगर हम इसका रिमूवल देखें कि इसको अपने पद से हटाने की पावर किसके हाथ में है, तो वो भी राष्ट्रपति के हाथ में है। अगर हम ओथ देखें कि ओथ कौन दिलाता है कैग को, तो वो भी राष्ट्रपति दिलाता है। शपथ दिलाने की पावर भी राष्ट्रपति के पास है, अपॉइंट करने की पावर भी राष्ट्रपति के पास है, और निकालने की पावर भी राष्ट्रपति के पास है। बस इसके जो सैलरीज हैं, कैग की सैलरी या सर्विस कंडीशन देखें तो वो डिसाइड करता है भारतीय संसद या कहें भारत की पार्लियामेंट। इसके सर्विस कंडीशंस और सैलरी को डिसाइड करता है भारत की संसद। और अभी के लिए जो कैग है, प्रेजेंटली वीडियो शूट कर रहा हूं मैं 23 मार्च 2023 को, 23 मार्च 2023 को शूट कर रहा हूं। तो अभी के लिए जो कैग है वो है जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। जीसी मुर्मू साहब इससे पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो उसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जीसी मुर्मू। यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 2019 में, जम्मू कश्मीर को 370 हटाने के बाद, तब से 2020 तक इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के रखा गया यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर का। उसके बाद इनको कैग बना दिया गया। तो ये सवाल ये बन सकता है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तो वो भी यही थे। और अगर हम बात करें तो कैग के पहले भारतीय कैग कौन थे, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन थे भारत के पहले, तो वो थे वी नरहरि राव थे भारत के पहले 1948 जो भारतीय पहले थे वो थे वी नरहरि राव 1948 से 1950 तक। अभी तक हमारा संविधान बना नहीं था,
1950 में जब संविधान बनकर लागू हो गया तब भी इन्हीं को कंटिन्यू किया जाने लगा। तो कैग पहले यही थे भारतीय, लेकिन अगर हम कैग की बात करें कि पहले कैग कौन थे, तो वो थे एडमंड डुमोंट। ये थे पहले कैग 1860 से 62 तक, 1862 तक ये ऑफिस बनाया गया था 1860 के अंदर। भारतीय संविधान में ये नाम लिखा हुआ है, लेकिन आज़ादी से पहले इसको कहा जाता था ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। पहले कहा जाता था ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, संविधान लागू होने के बाद कहा जाने लगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगर अगला सवाल देखें तो अगला सवाल भी 2022 के सवाल क्वेश्चन में पेपर में आया था, पिछले साल ही पूछा गया ये सवाल भी, कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द इंग्लिश कंपनी इन बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध के अंदर किसने अंग्रेजों को लीड किया था, अंग्रेजी सेना को लीड किया था? प्लासी का युद्ध, पहले ये समझ लीजिए, बैटल ऑफ प्लासी या कहें प्लासी का युद्ध जो हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। प्लासी एक जगह है बंगाल में, हुगली रिवर के पास एक जगह है प्लासी, वहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया था। हुआ क्या था, दो पार्टीज थी, कौन कौन सी? एक तरफ थे ब्रिटेन की सेना या फिर कहें ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, और दूसरी तरफ थे बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब थे। इनको लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका सवाल आपको जवाब मिल गया होगा, रॉबर्ट क्लाइव। और इनको लीड कर रहे थे जो बंगाल के नवाब थे, सिराज उद दौला, सिराज उद दौला। ये लीड कर रहे थे बंगाल की आर्मी को। कहा जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी लड़ा ही नहीं गया था, वो पीछे पीछे ही खत्म कर दिया गया, क्योंकि सिराजुद्दौला की आर्मी के जो कमांडर थे, कमांडर चीफ थे, मतलब सेनापति थे आर्मी के, मीर जाफर, उन्होंने गद्दारी कर दी सिराजुद्दौला से और मिल बैठे रॉबर्ट क्लाइव से जाकर। तो जब आर्मी का सेनापति ही नहीं रहा तो आर्मी लड़ेगी कैसे? इसलिए कहा जाता है कि ये युद्ध हुआ ही नहीं था, लड़ी थी आर्मी, लड़ी ही नहीं थी दोनों की, सिर्फ सिराजुद्दौला का मार दिया गया था। इसके बाद ये था बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध, जिसके बाद बंगाल ऑफ नवाब, आखिरी बंगाल इंडिपेंडेंट नवाब थे सिराजुद्दौला, अली वर्दी खान के बाद ये आए थे, ये इंडिपेंडेंट आखिरी नवाब थे बंगाल के। इसके बाद जो नवाब बने बंगाल के वो थे मीर जाफर। मीर जाफर को ही इसके बाद नवाब बना दिया गया, लेकिन वो एक तरह के कठपुतली थे ब्रिटेन के साथ। ब्रिटेन जैसे कहता था वैसा ही क्या करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच में भी खटास पैदा होने लग गई, दूरियां होने लगी। तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर बनाया, किसको? मीर जाफर थे, उसको हटाकर मीर कासिम को बना दिया फिर नवाब बंगाल का। लेकिन मीर कासिम भी वैसे निकले, मीर कासिम ने भी थोड़ी दूरियां बना के रखनी चाहिए अंग्रेजों से, और धीरे धीरे इतनी दूरियां बनाने चाहिए कि 1764 में मीर कासिम को बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध लड़ना पड़ गया। 1764 में, जिसके बाद इलाहाबाद की ट्रीटी साइन हुई 1765 में जाकर, और जिसके बाद मान लीजिए इंडिया पे ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों का राज चालू हो गया था। बैटल ऑफ प्लासी के बाद अगर हम तीसरा सवाल देखें जो 2022 के पेपर से ही था, वो है कि एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट्स एंड टर्न्स फोमिंग लार्ज बैंड्स नॉन एज, मतलब के सीधा सीधे समझाएं तो ये घूमते हुए मोड़ों को क्या कहेंगे? अगर नदी घूम रही है, जैसे यहाँ पे घूमी, ये फिर घूमी, फिर घूमी,
इसको क्या कहेंगे हम? ऑक्सबोलेक्स, ऑक्सबोलेक्स, लीवीज, फ्लड प्लेन्स या फिर मींडर्स। तो पहले समझ लेते हैं एक एक करके कि ऑक्सबोलेक्स क्या है। ऑक्सबोलेक्स, अगर रिवर ऐसे जा रही है, कोई नदी चल रही है ऐसे 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 टेढ़ी मेढ़ी, और मान लीजिए धीरे 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 ये रिवर यहाँ से टूट कर यहाँ तक सीधी घूम जाए और ये वाला पार्ट अलग हो जाए, ये वाला पार्ट अलग हो जाए और नदी सीधे निकल जाए 1000 साल लाख साल बाद, तो जो ये पार्ट होगा ये कहलाएगा ऑक्सबो लेक, क्योंकि पानी तो इसमें होगा ही होगा, पानी इसमें होगा, तो ये कहलाएगी ऑक्सबो लेक। बिहार की कन्वर लेक, लेक जो वो है ऑक्सबो लेक, देश की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक, कन्वर लेक बिहार की, इसको कहेंगे हम ऑक्सबो लेक्स। लीवीज किसको कहेंगे? लीवीज कहेंगे हम जो कोई भी नदी के तट पर, बैंक्स पर जो रिज टाइप छोटा सा पहाड़ बन जाता है उसको कहेंगे हम लीवीज या फिर नेचुरल लीवीज, क्योंकि जो सेडिमेंट्स नदी लेकर आ रही है वो बैंक पर ही डिपॉजिट करेगी, उसके जो किनारे हैं उन पर ही डिपॉजिट करेगी। यहाँ पे जो मान लीजिए ये जो नदी आ रही है, जो सेडिमेंट्स होंगे वो इन यहाँ पर ही डिपॉजिट होंगे, तो यहाँ पर नदी थोड़ी उठ जाती है, मतलब जो तट है वो थोड़ा ऊपर आ जाता है, एक छोटा सा पहाड़ सा बन जाता है, जिसको हम कहेंगे लीवीज या कहेंगे नेचुरल लीवीज। अगर हम फ्लड प्लेन्स की बात करें तो सिंपल है, कल को अगर नदी में बाढ़ आ गई और पानी बाहर निकल गया तो जहाँ तक ये पानी जा रहा है उसको हम कहेंगे फ्लड प्लेन्स, जहाँ तक वो पानी जाएगा उसको कहेंगे हम फ्लड प्लेन्स। गंगा का फ्लड प्लेन्स गंगा की रिवर से बहुत दूर तक है, यमुना का भी बहुत दूर तक है। मान लीजिए जब ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आती है तो लोगों को निकाल दिया जाता है जहाँ पे वो रह रहे हैं, क्योंकि वो फ्लड प्लेन के अंदर आता है, ब्रह्मपुत्र के, गंगा के, यमुना के, तो उसको कहेंगे हम फ्लड प्लेन। और अगर हम मींडर्स की बात करें तो जो ये नदी घूम रही है उसको कहेंगे हम मींडर्स। ये नदी मींडरिंग कर रही है, घूम रही है, ये नाम रखा गया है। एक नदी है टर्की की जो बहुत मींडर करती है, उसके नाम पर, वो उसी को कहा जाता है मींडर। तो जो नदी घूम जाती है उसको कहते हैं हम मींडरिंग या मींडर। अगले सवाल देखें अगर, तो अगला सवाल है 2022 का ही सवाल है कि MRTP के अंदर जो एक्ट आया था उसके अंदर M का मतलब क्या है? M किस लिए स्टैंड करता है? MRTP जो एक्ट आया था, MRTP एक्ट आया था 1969 के अंदर, इसके अंदर इसका फुल फॉर्म है मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। तो M स्टैंड्स फॉर मोनोपोलिस्टिक। ये एक्ट किस लिए लाया गया था? 1969 में लाया गया था। तो याद होगा 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद बहुत सारी कंपनीज भारत में ट्रेड करना चाहती थी, व्यापार करना चाहती थी, अपना धंधा सेट करना चाहती थी, लेकिन मार्केट वैसा नहीं था। भारत आज़ाद हुआ था, लिटरेट नहीं था, सोशलिस्टिक हमने आइडियोलॉजी अप्लाई थी, और बहुत जो कंपनीज थी वो बहुत लिमिटेड थी। भारत में मार्केट इतना बड़ा नहीं था कि बहुत बड़ी बड़ी, आज तो हर दूसरा बंदा कोई ना कोई व्यापार कर रहा है, लेकिन उस टाइम पे इतने बिजनेस नहीं थे। तो जो चुनिंदा व्यापारी थे वो चाहते थे कि उनका दबदबा हो, अगर वो कोई भी व्यापार कर रहे हैं तो उनका दबदबा हो। मान लीजिए कल को कोई, उस टाइम पे अगर कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी होगी तो वो चाहती थी कि मेरे ही बिस्किट मार्केट में बिके, मेरा ही दबदबा हो, मेरी ही मोनोपोली हो। तो उस मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए, और एक जो गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस चालू थी
जिस हिसाब से कि 100 ग्राम बिस्किट में सिर्फ 50 ग्राम बिस्किट ही दे रहे हो, 10 बिस्किट की जगह तुम 7 बिस्किट डाल रहे हो, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, क्वांटिटी नहीं थी, स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं हो रहे थे, पेपर बहुत ख़राब था या प्लास्टिक बहुत ख़राब था, उन चीज़ों को रोकने के लिए ये 1969 में MRTP एक्ट लाया गया। इसके अंदर समय समय पे फिर बदलाव किए गए, अमेंडमेंट्स लाए गए, लेकिन 2002 आते आते इस एक्ट को हटा दिया गया, क्योंकि ना तो भारत सरकार के पास फोर्स इतनी थी कि इनको रोक सके, करप्शन बहुत हाई था, कोई बड़ा बिजनेसमैन किसी नेता को पैसे देकर अपना किस्से शांत करवा रहे थे, केस दबाए जा रहे थे। तो ये एक्ट जिस स्टैंडर्ड्स का होना चाहिए था उस स्टैंडर्ड का नहीं हो पाया, और वैसे भी जैसे जैसे भारत आगे बढ़ता रहा, लिबरलाइज हुआ, 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी आई, उसके बाद जितना भी हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आया, बूम आया, इकोनॉमिक बूम, उसके हिसाब से ये एक्ट स्टैंड नहीं कर पाया। तो 2002 में इसको हटाकर नया एक्ट आया, कंपटीशन एक्ट। कंपटीशन एक्ट आया गया 2002 के अंदर, 2002 के अंदर, जिसके अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया, CCI, जिसको 2009 में बनाया गया था। इसी एक्ट के अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, याद रखिए, अगर MRTP एक्ट 1969 के बारे में पूछ सकते हैं तो CCI एक्ट 2002 के बारे में भी पूछ सकते हैं कि CCI एक्ट में C किस लिए स्टैंड करता है। तो यह है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 2002, जो आया था 2002 में। कंपटीशन एक्ट आया था, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाई गई थी 2009 के अंदर। MRTP एक्ट 1969 को रिपील कर दिया गया था, हटा दिया गया था 2002 में। अगर अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल है आपका 2022 से ही है, कि हिस्ट्री का सवाल है। हरिहरा और बुक्का ने इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया था कर्नाटका में, जिसका नाम था विजयनगर। वो कौन सी नदी के बैंक पर था जो 1336 में बनाया गया था? विजयनगर एम्पायर बनाया गया था 1336 में। हरिहरा वन और बुक्का राया वन दोनों भाई थे। बुक्का राया वन ने बनाया था 1336 के बाद। ये जो रीजन है, ये थोड़ा महाराष्ट्र वाला रीजन है, ये जो एरिया है ये था विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर कौन सी नदी के बैंक पर है? अभी आप खुद देख लीजिए, यहां से कौन सी रिवर जा रही है, जिसकी विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी हम्पी। आज हम्पी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कर्नाटक के अंदर हम्पी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स हैं उधर जो विजयनगर एम्पायर के टाइम पर बनाए गए थे। तो ये कौन से नदी के बैंक पर है आप देखिए। अगर हम बेतवा रिवर देखें तो बेतवा रिवर यहाँ से चलती है, यहाँ की ओर जाती है बुंदेलखंड रीजन पर। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड रीजन है वहाँ से पास करती है बेतवा रिवर, इधर वाला रीजन। अगर हम तुंगभद्रा रिवर देखें तो तुंगभद्रा रिवर यहाँ से चलती है। तुंगभद्रा रिवर दो रिवर मिलाकर बनती है, एक नदी है तुंगा और दूसरी का नाम है भद्रा। दोनों नदियों को मिलाकर बनती है तुंगभद्रा रिवर। और विजयनगर एम्पायर तुंगभद्रा रिवर पर के बैंक पर ही स्थित था। तीसरा भी देख ही लेते हैं जब सॉल्व कर रहे हैं तो महानदी रिवर, महानदी चलती है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाले रीजन में है महानदी। और अगर तापी की बात करें तो तापी आती है यहाँ से, एमपी से चलेगी, महाराष्ट्र और गुजरात वाला पार्ट, ये है तापी का एरिया। तो इसका आंसर है तुंगभद्रा रिवर। अगर हम विजयनगर एम्पायर की बात करें तो विजयनगर एम्पायर 1336 में बनाया था और इसके अंदर 4
डायनेस्टीज थी, 4 डायनेस्टीज थी। पहली थी संगमा डायनेस्टी, जिसके अंदर इसको बनाया गया था, जिसको स्टैब्लिश किया था हरिहरा और बुक्का ने। दूसरी थी सलूवा डायनेस्टी। तीसरी थी तलुवा डायनेस्टी और चौथी थी अराविदु। ये 4 डायनेस्टी थी और अराविदु लास्ट डायनेस्टी थी और 1565 में जाकर विजयनगर एम्पायर खत्म हो गया। 1565 से 1565 में एक वॉर लड़ा गया, बैटल ऑफ तलीकोटा का 1565 में, जिसके अंदर एक तरफ तो थे विजयनगर एम्पायर, बैटल ऑफ तलीकोटा में एक तरफ थे विजयनगर एम्पायर के सैनिक और दूसरी तरफ थे डेक्कन सल्तनत के सैनिक। डेक्कन के जो सल्तनत से, जिसके अंदर अहमदनगर था, बीजापुर था, बीजापुर के सैनिक थे और गोलकोंडा था। तो इनके जो सैनिक थे ये एक तरफ थे और विजयनगर एम्पायर के एक तरफ थे और इन्होंने इनको हरा दिया। 1565 के आसपास आते आते विजयनगर एम्पायर खत्म हो गया था। सबसे इम्पोर्टेंट राजा जो विजयनगर एम्पायर का था वो था केडीआर या फिर कहें कृष्णदेवराया। केडीआर या फिर कृष्णदेवराया जो था 1509 से 1529 1529 तक, जिसके अंडर विजयनगर एम्पायर बहुत फैला, बहुत से काम हुए, मंदिर बने, जो जितने भी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं हम्पी की वो इन्हीं के टाइम पर बनी थी। और केडीआर तुलुवा डायनेस्टी से थे। तुलुवा जो 4 डायनेस्टी थी, संगमा, सुलुवा, तुलुवा, अराविदु, उसमें से तुलुवा में से थे केडीआर, कृष्णदेव राया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी वैसे 2022 से ही है। जितने भी सवाल होंगे अभी ये सारे 2022 के सीजीएल में पूछे गए थे। अगला सवाल है सरहुल फेस्टिवल। सरहुल त्यौहार जो झारखंड में मनाया जाता है वो किस सीजन में मनाया जाता है? किस सीजन में? पहले तो सरहुल फेस्टिवल के बारे में जान लीजिए। सरहुल फेस्टिवल एक तरह से न्यू ईयर, नए साल का सेलिब्रेशन मनाने के लिए मनाया जाता है और इसके अंदर साल ट्री को पूजते हैं, साल के पेड़ को। साल ट्री या साल के पेड़ को पूजा जाता है। इसके अंदर नया साल मनाया जाता है सरहुल में। अब आप सोच लीजिए नया साल किस टाइम पे मनाया जाएगा। जैसे झारखंड के अंदर जो वहाँ की ट्राइब्स है, जैसे हो ट्राइब्स हो गई, मुंडा ट्राइब्स हो गई, संथल ट्राइब्स हो गई, ये ट्राइब्स मनाती है सरहुल, साल ट्री को पूजने पे नया साल। वैसे ही अलग जैसे दूसरे राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र की बात करें हम, महाराष्ट्र में मनाया जाता है गुड़ी पड़वा, नया साल होता है मराठी फेस्टिवल का पड़वा, मराठी कैलेंडर का नया साल है गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में। पंजाब की देखें तो बैसाखी मनाई जाती है। असम का देखें तो असम के अंदर बोगा बिहू मनाया जाता है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के अंदर लुसुंग मनाया जाता है, लुसुंग फेस्टिवल। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोसार फेस्टिवल मनाया जाता है। नए साल को मनाने के लिए नए साल का त्यौहार मनाया जाता है लोसार फेस्टिवल। तो ये सारे नए साल का त्यौहार मनाने के लिए ही किया जाता है। अब गुड़ी पड़वा आता है मार्च के टाइम पर। मोस्ट जितने भी है मार्च अप्रैल इस टाइम पर आते हैं, नए साल मनाता है। तो सरहुल फेस्टिवल भी इसी टाइम पर आएगा। तो स्प्रिंग जो ये सीजन है इस टाइम पर मनाया जाएगा, जब पतझड़ खत्म हो जाएगी। पतझड़ खत्म हो जाती है और पेड़ों के अंदर नए पत्ते आते हैं, तब मनाया जाता है नया साल। नए पत्ते आते हैं तो उसको माना जाता है कि अब नया साल चालू हुआ है। कल्चरल कैलेंडर्स का वैसे तो आप 31 दिसंबर 1 जनवरी को मना लोगे,
जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन कल्चरल जो कैलेंडर्स हैं इंडिया के वो अलग अलग टाइम पर अपना नया साल मनाते हैं। ठीक है, तो और ये 3 दिन चलता है, सरहुल फेस्टिवल 3 दिन मनाया जाता है। अगर 2023 की बात करें तो 2023 को ये 24 मार्च को मनाया जाएगा। और गुड़ी पड़वा कब मनाया गया है इस साल? 22 मार्च को, 22 मार्च को। ठीक है, समझ में आया? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी 2022 से था। ये सवाल भी 2022 के CGL में आया था और है ज्योग्राफी से। पूछा है कि व्हाट इज द एवरेज थिकनेस ऑफ कंटिनेंटल क्रस्ट ऑफ अर्थ। अर्थ के, पृथ्वी के कंटिनेंटल क्रस्ट का, कंटिनेंटल 2 तरह के क्रस्ट हैं, कंटिनेंटल और ओशियनिक क्रस्ट। कंटिनेंटल क्रस्ट का एवरेज थिकनेस क्या है? अगर हम इंटीरियर देखें अर्थ का, तो अर्थ का इंटीरियर कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा मिलेगा आपको अर्थ का इंटीरियर, जिसके अंदर सबसे पहली लेयर है वो है क्रस्ट की। ये है क्रस्ट। यहां पर है मान लीजिए ओशियनिक क्रस्ट, जिसकी थिकनेस रहती है 5 से 10 किलोमीटर की। ओशियनिक क्रस्ट की बात की जा रही है 5 से 10 किलोमीटर की। और ये है कंटिनेंटल क्रस्ट। कंटिनेंटल क्रस्ट, कंटिनेंटल की क्रस्ट की थिकनेस कहीं कहीं 70 किलोमीटर भी है, कहीं पर 100 किलोमीटर भी है, कहीं पर 30 भी है, कहीं पर 20 भी है, 20 किलोमीटर तक भी है कंटिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस। ये है क्रस्ट, पहली लेयर है क्रस्ट की। जो दूसरी लेयर है इंटीरियर में, अर्थ के इंटीरियर में, वो है मेंटल। मेंटल। और उसके बाद है कोर। और कोर के अंदर भी 2 लेयर है, एक है आउटर कोर और एक है इनर कोर। ये अगर हम क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट की लेंथ पूरी की पूरी डेप्थ है करीबन 80 से 100 किलोमीटर तक की। मेंटल अंदर तक जाएगा 2900 किलोमीटर अंदर तक है सतह से, पृथ्वी की सतह से। अगर हम आउटर कोर की बात करें तो ये है खत्म होगा 5100 किलोमीटर पर जाकर। और ये है हमारे अर्थ का सबसे अंदरूनी पार्ट, इंटीरियर सेंटर, जिसकी जो है करीबन 3370 किलोमीटर अंदर सतह से, सेंटर ऑफ द अर्थ। तो पूछा है कंटिनेंटल क्रस्ट की एवरेज थिकनेस 300 किलोमीटर, तो पूरी थिकनेस ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही कैंसिल कर दीजिए। 5 किलोमीटर अगर को पूछा जाता ओशियनिक क्रस्ट का तो 5 किलोमीटर तक हो सकता था, लेकिन ये भी नहीं है। 2.5 किलोमीटर तो कहीं नहीं है। 30 किलोमीटर आप मान सकते हैं कि कहीं पर 30 किलोमीटर में एवरेज थिकनेस हो सकती है कहीं कहीं पर कंटिनेंटल क्रस्ट की। वैसे ही मेंटल 2900, आउटर क्रस्ट 5100 और पूरा इनर क्रस्ट 3700 किलोमीटर नीचे तक। यहाँ पर एक लेयर है जिसको कहेंगे हम एस्थेनोस्फीयर, सेमी सॉलिड स्टेट में है सेमी सॉलिड। ओशियन जो आउटर क्रस्ट है वो है लिक्विड स्टेट में, आउटर क्रस्ट लिक्विड स्टेट में है और इनर क्रस्ट है सॉलिड स्टेट में। सॉलिड में यह है पदार्थ में। यह है एस्थेनोस्फीयर, जिसके ऊपर हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स तैरती रहती हैं। जैसे ये प्लेट्स है जो हमारे अर्थ जो है वो छोटी बड़ी करीबन 19-20 टेक्टोनिक प्लेट्स से बना हुआ है। ऐसे जैसे जो इंडिया है वो भी एक टेक्टोनिक प्लेट है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक टेक्टोनिक प्लेट है। पूरा यूरेशिया, यूरोप और ऊपर का एशिया, चाइना, रसिया, ये पूरा एक टेक्टोनिक प्लेट है। अफ्रीका एक टेक्टोनिक प्लेट है। पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर एक टेक्टोनिक प्लेट है। तो ऐसे 19-20 छोटे बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो एस्थेनोस्फीयर पर तैरते रहते हैं। अगर प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा होगा तो समझ में आ जाएगा। और ये जो प्लेट्स हैं जब ये आपस में टकराती हैं, दूर जाती है, उसी की वजह से दुनिया जहान में भूकंप आते हैं, वोल्केनोस फटते हैं, सुनामीस आती हैं।
इन्हीं की वजह से, यही टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो नेचुरल डिजास्टर्स लाते हैं बहुत सारे। तो जो सवाल था उसका जवाब है 30 किलोमीटर। अगले सवाल पे चलें जो 2022 से ही पूछा है, वो है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, एक टाइम था जब ये आयुष वाला डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आता था, योगा वाला, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सब किसके अंदर आता था? आयुष का फुल फॉर्म था ये। आयुष का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और हेमोपैथी। ये जो डिपार्टमेंट, एक तरह का डिपार्टमेंट हुआ करता था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर। लेकिन योगा को प्रमोट करने के लिए या फिर आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए हमने नई मिनिस्ट्री ही बना दी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अब सवाल है कि 100 दिन का जो काउंटडाउन था, 100 दिन का जो एक तरह का फेस्टिवल बनाया था, हमने सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल डे ऑफ योगा से। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है 21 जून को, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है 21 जून को। तो 100 दिन का जो त्यौहार या फेस्टिवल हमने कैंपेन स्टार्ट किया था, उसको कहा गया योगा महोत्सव। ये करंट का सवाल है, करंट हर दिन के बहुत सारे करंट आते हैं, तो करंट पे जरूर ध्यान दीजिए क्योंकि करंट से बहुत सवाल बनते हैं। अगला सवाल है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो बाद में जाकर हमारे संविधान का प्रीएम्बल या प्रस्तावना बना, वो किसने पास किया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास हुआ था, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो पास हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों बनाई गई थी? भारतीय संविधान बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान बनाने के लिए बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर, पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1946 को और तीसरी हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कैसे, क्यों? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मोटा मोटा ये था कि इंडिया को इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक बनाना है। जो आज का हमारा संविधान का प्रीएम्बल है वो कुछ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से मेल जोल खाता है। प्रीएम्बल क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऐसा कुछ कहता है। तो वैसा ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था कि हमको सॉवरेन रिपब्लिक बनाना है इंडिया को, जिसको पास किया था 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर को बनाई गई, बैठी, पहली मीटिंग हुई। 9 तारीख को 9 दिसंबर को इंटरिम प्रेसिडेंट चुना गया, सच्चिदानंद सिन्हा साहब को इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया। सच्चिदानंद सिन्हा साहब को इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा साहब को। 11 दिसंबर को बना दिया गया था प्रेसिडेंट, परमानेंट प्रेसिडेंट। 9 2 दिन के लिए थे ये प्रेसिडेंट। 11 को बना दिया राजेंद्र प्रसाद साहब को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को प्रेसिडेंट। 11 तारीख को प्रेसिडेंट बना दिया था। तो राजेंद्र प्रसाद साहब तो प्रेसिडेंट थे, तो ये तो पास नहीं करेंगे। जेबी कृपलानी साहब इसमें थे ही नहीं। जवाहरलाल नेहरू जी ने पास किया था, क्योंकि इंपॉर्टेंस इनकी इतनी इसलिए है क्योंकि ये पहले
जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी आज़ादी से पहले 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 2 सितंबर 1946 के आसपास 2 सितंबर 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी उसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल थे जवाहरलाल नेहरू साहब। ये वाइस प्रेसिडेंट थे इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। प्री कैबिनेट जो आज़ादी से पहले की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी जो चली थी इस तारीख से लेकर 15 अगस्त 1947 तक, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के बाद या उससे हमारी जो कैबिनेट थी जो गवर्नमेंट थी वो फ्री इंडिया की पहली गवर्नमेंट बनी थी और जवाहरलाल नेहरू साहब को उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था 15 अगस्त के बाद। उससे पहले वाइस प्रेसिडेंट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट थे और प्रेसिडेंट तो वाइस रॉय थे। इंटरिम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट तो ये थे और वाइस प्रेसिडेंट थे एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी ये थे वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ये थे वाइस प्रेसिडेंट जो पहली इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसके। दो अलग अलग बातें हैं ये। एक गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जा रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी उसके, और ये सरकार चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया जाएगा ही जाएगा लेकिन सरकार भी तो चलाना है, लॉ एंड ऑर्डर बना के तो रखना है, उसके लिए अलग थे। और जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसके अंदर राजेंद्र प्रसाद साहब फूड एंड एग्रीकल्चर के मिनिस्टर थे। जे.बी. कृपलानी साहब थे नहीं, इंटरिम गवर्नमेंट में कोई मिनिस्टर नहीं थे। बी.आर. अम्बेडकर साहब इंटरिम गवर्नमेंट में तो नहीं थे लेकिन जब पहली गवर्नमेंट बनी थी फ्री इंडिया की उसके अंदर जरूर थे, लॉ मिनिस्टर जरूर बने थे बी.आर. अम्बेडकर साहब। और अम्बेडकर साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी ये, ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसका काम था संविधान को बनाना, उसके चेयरमैन थे ये, चेयरमैन थे बी.आर. अम्बेडकर साहब। समझ में आया? सवाल तो समझ में आ गया होगा कि सवाल था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया था? वो था जवाहरलाल नेहरू साहब ने 13 दिसंबर 1946 को इस दिन पास किया गया था। अगला सवाल देखते हैं।